हेलो एवरीवन, क्लास 10 साइंस सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इन द फॉलोइंग केसेस, नीचे में हमें 4 केसेस देखने को मिल रहा है। अ रे इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर। एक रे है जो कि इंसिडेंट करता है कॉनकेव मिरर के ऊपर, ठीक है। इन विच केसेस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू जीरो। तो किस केसेस में हमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो जीरो के इक्वल होगा। अब तुम्हें यह पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो कब होता है, जब वो नॉर्मल से फॉल करता है, उस केसेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा जीरो होता है। कुछ इस टाइप से। तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं ऑप्शन को, और फिर हम लोग कुछ फिगर बनाकर इसको समझने का ट्राई करते हैं। तो देखो, लेट अस सपोज ये तुम्हारे पास है एक प्लेन पॉलिश्ड सरफेस, यहां से कोई रे आया, बीच में तुम्हारा चला जाएगा नॉर्मल, और ये हो जाएगा तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे, है ना। ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल, ये हो गया तुम्हारा इंसिडेंट रे, और ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे। बीच में जो एंगल बनेगा, ये एंगल अगर थीटा है तो इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और ये एंगल भी थीटा होगा, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं हम लोग, है ना। कुछ इस तरीके से। अब इसमें तुम्हें ये याद रखना है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट, है ना, ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल से फॉल करता है, कहां से फॉल करता है बताओ? नॉर्मल से फॉल करता है, तो वैसे केसेस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इक्वल्स टू जीरो होता है। कितना होता है? इक्वल्स टू जीरो होता है। यानी कि जो हमें केस दिया है कॉनकेव मिरर का, वहां से भी हम लोग ये निकाल दे कि नॉर्मल एक्चुअल में पास कहां से कर रहा है, तो फिर हम ये बता सकते हैं कि वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो हमारा जीरो होगा, ठीक है। तो आ जाओ, एक कॉनकेव मिरर का कोई भी केस तुम ले लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। जैसे ये है हमारा कॉनकेव मिरर, है ना, जिसका पीछे वाला पार्ट पॉलिश्ड होगा, ठीक है। तो वो पॉलिश्ड तुम कर लोगे। ये तुम्हारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया तुम्हारा पोल। अब इसमें एक पॉइंट होगा तुम्हारा फोकस, और दूसरा पॉइंट होगा तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सपोज करते हैं कि एक रे ऑफ लाइट है जो कि पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके आता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, तो वो कहां से पास करेगा? तो तुम्हें पता है वो फोकस से होकर क्रॉस करता है। कहां से होकर क्रॉस करता है? बिल्कुल फोकस से होकर वो सिंपली क्रॉस करता है। लेकिन ये जो हमारे पास हमें रेज देखने को मिल रहा है, रे डायग्राम देखने को मिल रहा है, ये नॉर्मली फॉल नहीं कर रहा है। अगर नॉर्मली फॉल करता तो जहां से आता उसी डायरेक्शन में वो फिर से मुड़ जाता, ऐसा कुछ होता। लेकिन यहां पर उसी डायरेक्शन में तो ये नहीं मुड़ रहा। इसका मतलब है कि बीच में कहीं ना कहीं 90 डिग्री होगा। तो ये वाला पार्ट जो है ये आपको देखने को मिलेगा 90 डिग्री, है ना। ये बीच में जो एंगल आपको देखने को मिल रहा है ये आपको मिलेगा 90 डिग्री, है ना। जिसमें आप ये बोल सकते हो कि जो ये अगर एंगल हमारा थीटा है ना, ये एंगल अगर हमारा, ओ भाई अच्छे से चलो ना, अगर ये एंगल थीटा है तो इधर वाला एंगल भी कितना होगा? ये वाला एंगल भी आपका थीटा होगा, है ना। कितना होगा? ये एंगल भी आपका थीटा होगा। तो कुछ इस तरीके से तुम बोल सकते हो। तो उस बेसिस पे तुम देख सकते हो कि अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही फिर से मुड़ जाता है। याद है ना रे डायग्राम, कि जब कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता था तो वो फिर उसी लाइन में वो मुड़ जाता था, है ना। याद है ना रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम, ऐसा करके कुछ हमारे पास था। उसमें 3-4 रूल्स थे। उसमें पहला रूल क्या था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो वैसे केसेस में वो फोकस से क्रॉस करता है। दूसरा रूल था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करता है तो फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तीसरा रूल था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो फिर वो उसी डायरेक्शन में फिर से मुड़ जाता है। और चौथा रूल था कि अगर वो कोई प्रिंसिपल अगर पोल से वो क्रॉस करता है तो फिर सेम एंगल के साथ वो डेविएट कर जाता है। ऐसा कुछ रूल था हमारे पास, 4 रूल असाइन करने के लिए कि कैसे हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो बस उसी में से हमारा ये पार्ट है कि अगर तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करोगे तो उसी डायरेक्शन में वो फिर से मुड़ जाएगा। उसका भी हम लोग अभी डायग्राम देख लेते हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। चलो उसका भी डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, नीचे में कहीं देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, ये है तुम्हारा अगेन कॉनकेव मिरर, है ना। बहुत खतरनाक कॉनकेव मिरर है सर। ये है तुम्हारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ये हो गया तुम्हारा फोकस, और ये हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर।
क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो कि पास करता है कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कुछ इस तरीके से ऐसे, तो जिस डायरेक्शन से आता है उसी डायरेक्शन में वो फिर से चला जाता है ना, बस यही है। तो तुम्हें सिंपल फॉर्म में ऑप्शन ढूंढना है कि कहां पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पार्ट। तो अगर ऑप्शन नंबर बी तुम चेक करो तो बी ऑप्शन में दिया है रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑब्लिकली, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है ना क्यों गलत है उसको भी देख लेते हैं, थर्ड क्यों गलत है और फोर्थ क्यों गलत है उसको भी देख लेते हैं। ए पार्ट में दिया है अ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो अभी हमने ऊपर में एक फोटो बनाया था, ये हमारा रेज जो है वो पैरेलल ही था प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना, ये रेज जो था वो पैरेलल ही था प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये कहीं से भी, है ना, कहीं से भी ये नॉर्मल से तो पास नहीं कर रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही गलत हो गया। सी में दिया है रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अगर प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा तो भी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। उस केसेस में भी अगर वो 90 डिग्री पे फॉल करता तो उसको सेम डायरेक्शन में मुड़ जाना चाहिए था, नहीं मुड़ रहा है, इसका मतलब वो जो है वो 90 डिग्री से फॉल नहीं कर रहा है। और सी पार्ट में है द रे ऑफ इंसिडेंट्स ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट द पोल ऑफ द मिरर, अगर प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल पोल पे अगर वो सिंपल फॉर्म में आ रहा है ऐसा कुछ, ये कॉन्केव मिरर है, ये आपका पोल होगा, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है वो यहां से यहां फॉल कर रहा है ऐसे, तो सेम एंगल के साथ ये मुड़ जाएगा, यानी कि इधर का एंगल तुम्हारा थीटा होगा, है ना, इधर का एंगल तुम्हारा थीटा होगा और इधर का भी एंगल तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से सारा का सारा पार्ट था। आई होप कि तुम्हें पता चल गया होगा कि कैसे इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना।